आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण संख्या 3.6। कह रहा है गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ऑड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम। तो गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ करने वाले विषम अंक अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 आदि आदि। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने विषम अंक संबंधी नियम दिया था। उसमें यह बताया कि मान लीजिए किसी ऊंचाई से कोई वस्तु विरामावस्था से नीचे गिरती है, यानी उसकी प्रारंभिक जो वेग है वो 0 रहता है और गिरना शुरू करती है। तो कह रहा है कि समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां जो हैं वो एक दूसरे से विषम अनुपात में रहती हैं, विषम अंक की संख्या के अनुपात में रहती हैं। और उदाहरण दे दिया, कह दिया कि जैसे 1, 3, 5, 7 ये विषम अंक है इस प्रकार से। तो कह रहा है इस कथन को हमें सिद्ध करना। तो इसको देखते हैं। हम विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु के समय अंतराल को बहुत से समान समय अंतरालों टाउ में विभाजित कर लेते हैं। ये टाउ है, इसको टाउ बोलते हैं। तथा क्रमशः इन समय अंतरालों में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो जितने पार्ट, कई पार्ट में उसको समय के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि इतने समय में इतना दूरी गिरी, इतने समय में इतना, इतने समय में इतना, और फिर उस समय के हिसाब से हम दूरी निकालते हैं कि चली गई दूरी कितना है। इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। अब इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो 0 है और जो समय का अंतराल डिवाइड करते हैं उसको टाउ कह रहा है, टाउ। तो इसको देखते हैं। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। जाहिर सी बात है कि विरामावस्था से गिरना शुरू करती है। तो जब विरामावस्था से गिरेगी तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो फार्मूला हमारा होता है h = v0t प्लस हाफ। अब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो a की जगह t लिख रहे हैं तो GT² हो जाएगा। चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो नीचे की ओर गिर रही है तो इसलिए g को -g रखेंगे और ये प्रारंभिक वेग हमारा v0 = 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो h अब ये g नीचे की ओर है तो नीचे के लिए -g हो जाएगा। तो माइनस लगा देंगे तो -12 GT² आ जाएगा और h की जगह उसने y रखा है। तो हमारा आ जाएगा y = -12 GT²। इस समीकरण की सहायता से हम भिन्न भिन्न समय अंतरालों 0, टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ ऐसे करके में वस्तु की स्थितियों की गणना कर सकते हैं जिन्हें सारणी 3.2 के दूसरे कॉलम में दिखाया गया है। अब सारणी 3.2 देखते हैं। ये सारणी 3.2 यहाँ पर देखिए दूसरे कॉलम में दिखाया गया है। दूरी को इसमें y का मान y0 के पदों में y0 = -12 g²। तो y t = 0 समय पर 0 है, टाउ समय पर -12 GT² जैसे ऊपर था, 2 टाउ पर यहाँ पर 2 टाउ लिख देंगे तो ये -4 ½ g² आ जाएगा। इसी प्रकार 3t रख देंगे
तो 9, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, वही गुणा होता जा रहा है। 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, 6 का होगा स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ y का मान y0 के पदों में, तो y0 जब टाउ 0 है तो 0 हो जाएगा, टाउ है तो y0 माना था हम लोगों ने, 2 टाउ हो जाएगा तो 4y0 हो जाएगा, क्योंकि इसी हिसाब से टाउ स्क्वायर होगा तो y भी उसी तरह चेंज होगा। ये 9y0 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16y0 हो जाएगा, इसी प्रकार 25 36 हो जाएगा। क्रमिक समय अंतरालों में चली गई दूरी, अब क्रमिक समय अंतराल में चली गई दूरी कितना है y0। अब देखिए चली गई दूरी का मतलब, इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक, ये वस्तु यहाँ से गिरना शुरू की और यहाँ पर गिरी। अब ये इतना दूरी मान लीजिए y0 है पहले, और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी 4y0 है, तो इतना कितनी होगी, तो ये 4y0 माइनस y0 हो जाएगी, तो 3y0 बचेगी। तो वही कह रहा है कि पहले y0 है, अब ये पूरी चली गई दूरी तो 4y0 है, लेकिन 2 टाउ में कितनी चली, तो ये टाउ वाला हटाना पड़ेगा y0, तो 3y0। इसी प्रकार 3 टाउ में कितना चली, तो ये जितना चली ये पूरी हो गई तो पूरे में इतना हटाना पड़ेगा, तो ये 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इसी तरह 16 में 9 घटाएंगे तो 7, इसी तरह 25 में 16 घटाएंगे तो 9, इसी तरह 36 में 25 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी दूरियां आ जाएंगी। अब चली गई दूरियों का अनुपात, अनुपात क्या होगा, y0 है 3y0 है तो 1 3 5 7 9 11, ये रेशियो आ जाएगा। y0 हटा दिया जाए तो रेशियो अगर देखा जाए तो 1 3 5 7 9 11 आ जाएगा। तो जो गैलीलियो ने बताया बिल्कुल वही निकल के आ रहा है। तो वही कह रहा है कि यदि प्रथम समय अंतराल टाउ पर वस्तु का स्थिरांक स्थित निर्देशांक y0 लें तो y0 इक्वल टू माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ है ये y माना, अगर प्रारंभिक को y0 मान लें तो माइनस हाफ g और t को टाउ माना है तो टाउ स्क्वायर होगा। तो आगे के समय अंतरालों के बाद वस्तु की स्थितियों को y0 के मात्रक में कॉलम 3 में दिए गए तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा हम कॉलम में देख लिए हैं। कॉलम 3 में जो हमको सारणी दी गई है 3.2, क्रमिक समय अंतरालों प्रत्येक टाउ में चली गई दूरियों को कॉलम 4 में व्यक्त किया गया है। स्पष्ट है कि क्रमशः समय अंतरालों में वस्तु द्वारा चली गई दूरियां 1 3 5 7 9 11 के सरल अनुपात में है, जैसा कि अंतिम कॉलम में दिखाया गया है। तो जैसा हमने ग्राफ में देखा, उस सारणी में देख लिया है, तो उसी की बात ये कर रहा है। इस नियम को सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने प्रतिपादित किया था, जिन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का पहली बार विधिवत परिणाम स्वरूप अध्ययन किया था। तो जो सारणी बनी है वो गैलीलियो वैज्ञानिक जो थे उनके शोध और उन्होंने जो प्रयोग किए उनके आधार पर बनाई गई है। अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3.7 कह रहा है वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। व्हीकल मीन्स वाहन होता है, तो वाहनों की अवरोधन दूरी मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और उसमें ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना दूरी पर रुकेगी ये बताना चाह रहा है। तो अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है।
तो जो अवरोधन दूरी है उसका मतलब ये है कि कोई वस्तु गतिमान है और ब्रेक लगाई गई तब कितना दूरी चली। सड़क पर गतिमान वाहनों की सुरक्षा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना कोई ना हो, उसके लिए अगर इस नियम को हम लोग समझ लें तो वाहन को हम दूसरी गाड़ी में टकराने से पहले ही कम दूरी पर रोक सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि सुरक्षा के संबंध में यह महत्वपूर्ण कारक, यह दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग v0 तथा उसके ब्रेक की क्षमता या ब्रेक लगाए जाने के परिणाम स्वरूप वाहन में उत्पन्न मंदन -a पर निर्भर करती है। अब देखिए गाड़ी इधर चल रही है और ब्रेक लगाने पे उसके जो त्वरण जो वस्तु का वेग है वो धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब उसका त्वरण निगेटिव होगा, जिसको मंदन कहते हैं। तो वही माइनस साइन लगा दिया है, निगेटिव चिन्ह लगा दिया है। तो मंदन -a पर निर्भर करती है। किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए v0 तथा a के पदों में व्यंजक लिखिए। तो v0 तथा a के पदों में हमको व्यंजक लिखना है कि कितनी दूरी पर रुकेगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि वाहन रुकने के पूर्व ds दूरी चल चुका है। यहाँ पर हमको ये मान लिया है कि ds डिस्टेंस चल चुका है रुकने के पहले। तो गति संबंधी समीकरण v² बराबर v0² प्लस 2as में यदि अंतिम वेग v0 को अवरोधनी दूरी, अब अंतिम वेग देखिए, इसका मतलब ये है कि वेग में है वस्तु और अंतिम समय में रुक जा रही है, तो अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगी, इसलिए v बराबर 0 लिख दिया। अब ये फार्मूला लगाया v² बराबर v0² प्लस 2ax। x हमारी एक तरह से दूरी है, तो यहाँ पर ds लिखना चाहिए था। ये ds है, ये x जो लिखा है इसी को बाद में ds लिखा है, ये ds जो है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया। तो v² बराबर, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस v0² अपान 2a हो जाएगा। ds बराबर, ये x लिखा है ds है, तो ये ds बराबर -v0² अपान 2a हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला है। तो अंतिम अवरोधनी दूरी ये होगी। अब समस्या एक चीज़ की ये आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि वेग अंतिम और प्रारंभिक और चली गई दूरी की बात हो रही है और उसमें त्वरण है वस्तु में, तो इसलिए इसमें अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग भी है, त्वरण है, चली गई दूरी भी है। तो जो जिस रूप में फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, 3 फार्मूले हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि जो जो दिया गया हो उस हिसाब से तीनों फार्मूलों में से कौन सा लगेगा ये आपको अपने दिमाग से चूज करना पड़ेगा। तो ये अवरोधनी दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, ds बराबर -v0² अपान 2a। यही फार्मूला हमारा हो जाएगा, इसी से हम अवरोधनी दूरी निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अतः अवरोधनी दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती है। ध्यान दीजिए, जो अवरोधनी दूरी है ये ds, ये देखिए v0 का स्क्वायर है, तो वही कह रहा है अतः अवरोधनी दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती है। v0 स्क्वायर है ना, v0 हमारा प्रारंभिक वेग है और ds के समानुपाती है, यानी समान अनुपात में ऊपर है तो ds प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती v0 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये भाग में होती तो व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाता, इसको ध्यान देना। यदि प्रारंभिक वेग को दूना कर दिया जाए तो उसी मंदन के लिए अवरोधनी दूरी 4 गुनी हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है स्क्वायर है, तो अगर इसको 2 गुना करेंगे तो इधर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा। तो वही कह रहा है कि प्रारंभिक दूरी, अगर प्रारंभिक वेग इसको 2 गुना करेंगे तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा मान, मतलब इसको 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगी, इसको 4 गुना करेंगे तो 16 गुना होगी। तो अगर
स्पीड के वेग के हिसाब से हम इस दूरी को कितनी दूरी पर रोकना है अपने दिमाग से सेट कर सकते हैं। कार के किसी विशिष्ट मॉडल के लिए विभिन्न वाहनों 11, 15, 20 तथा 25 मीटर पर सेकंड के संगत अवरोधनीय दूरियां क्रमशः 10, 20, 34 तथा 50 मीटर पाई गई हैं, जो उपरोक्त समीकरण से प्राप्त मानों के लगभग संगत है। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर वेग कार के किसी विशिष्ट मॉडल के लिए विभिन्न वेगों जैसे 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया तथा 25 हो गया, अगर इतने मीटर पर सेकंड के से कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी अवरोधन दूरियां मतलब कम लगभग कितनी दूरी पर रोकना चाहिए, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर तथा 25 मीटर पाई गई। मतलब अगर 11 मीटर पर सेकंड से वेग है तो अवरोधनीय दूरी 10 मीटर पर रहेगी, 15 पे है तो 20 मीटर रहेगी, और 20 मीटर पर सेकंड के वेग पे है तो 34 मीटर, और 50 मीटर पर सेकंड के वेग से है तो 50 मीटर अवरोधन दूरी पाई गई है, जो उपरोक्त समीकरणों से प्राप्त मानों के लगभग संगत है। तो जो ऊपर समीकरण दिया गया है इससे निकले मानों के लगभग संगत है। कुछ क्षेत्रों जैसे किसी विद्यालय के निकट वाहनों की चाल की सीमा के निर्धारण में अवरोधन दूरी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक होता है। हम जैसे मान लीजिए विद्यालय है, हम उसमें छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं पढ़ाई करके, तो वहाँ पर हमको किस तरह ब्रेक लगाना है कि हमारी गाड़ी इस हिसाब से रुके कि कोई दुर्घटना ना हो पाए, तो उसके लिए अवरोधनीय दूरियां बहुत मायने रखती हैं। अब ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए प्रतिक्रिया काल पढ़ते हैं। प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया काल का मतलब रिएक्शन टाइम। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमसे तत्क्षण कार्यवाही की अब अपेक्षा की जाती है, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने में हमसे कुछ समय लग जाता है। प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति की कोई घटना क्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्यवाही करने में लगने वाला समय है। तो प्रतिक्रिया काल का मतलब क्या है कि कोई घटना हमने देखी और तुरंत उसमें क्या फैसला करना है, ये सोचने में लगने वाले समय को प्रतिक्रिया काल कहा गया है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और अचानक रास्ते में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार में तेजी से ब्रेक लगाने से पहले व्यक्ति को जो समय लग जाता है उसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। तो इसको समझिए कि रास्ते में कोई लड़का आ गया, अब वो सोच रहा है कि ब्रेक लगाऊं, तो सोचने में कि ब्रेक लगाना है जो समय लगेगा उसी को प्रतिक्रिया काल या रिएक्शन टाइम बोलते हैं। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता एवं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो प्रतिक्रिया काल है वो परिस्थिति कितना कठिन है और व्यक्ति विशेष कितना बुद्धिमान या कितना सोचने में सक्षम है उस पर निर्भर करेगा। तो प्रतिक्रिया की जटिलता परिस्थिति की जटिलता तथा व्यक्ति विशेष दोनों पर निर्भर करेगा। आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक रूलर दें और उससे कहें कि वो आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह से रूलर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दें। चित्र 3.15। तो चित्र 3.15 देख लेते हैं। ये देखिए चित्र 3.15 है। मित्र का हाथ और ये रूलर है, तर्जनी और ये इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं, अंगूठे की बगल वाली। ये तर्जनी, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये हमारी रिंग फिंगर बोलते हैं अंगूठी वाली उंगली, और ये सबसे छोटी उंगली। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठी वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली। तो मित्र का हाथ है, ये रूलर है, और ये आपका हाथ है, मतलब आप पकड़े हैं, जो भी एक लोग पकड़े। अब ये ऐसे गिरा रहा है। तो प्रतिक्रिया काल का मापन
ऐसे किया जाएगा। तो वही कह रहा है कि आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक रूलर दें और उससे कहें कि वो आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह, मतलब अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली, खाली जगह से रूलर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दे। चित्र 3.15 जो देख चुके हम। ज्यों ही रूलर को छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लें। इन दोनों घटनाओं, रूलर को छोड़ने तथा आपके द्वारा पकड़ने के बीच लगे समय टी वाई तथा रूलर द्वारा चली गई दूरी डी को माप लें। तो उसमें क्या होगा कि जैसे उसने छोड़ा और आपने पकड़ा तो रूलर द्वारा चला गया समय तथा रूलर द्वारा, मतलब रूलर को छोड़ने में लगा समय, मतलब उसको छोड़ने में आपको पकड़ने में जो समय लगा और उतने में रूलर कितना चल गया, वो दो चीज़ नाप लेना है। लगा समय टी वाई और रूलर द्वारा चली गई दूरी डी नाप लें। किसी विशेष उदाहरण में डी बराबर 21.0 सेंटीमीटर है तो प्रतिक्रिया काल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया कि किसी विशेष उदाहरण में अगर हमको डी, यानी बच्चे ने जब छोड़ा और आपने पकड़ा तो कितना दूरी चल गया रूलर, वो दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो प्रतिक्रिया काल हमसे टाइम पूछ रहा है। अब देखिए स्थित परिस्थिति के हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। तो डी हमको दे दिया है, यानी दूरी दी है, समय पूछ रहा है, तो हमको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें दूरी भी हो और समय भी हो। और चूंकि वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो जी भी हो, और चूंकि छोड़ा गया है तो प्रारंभ में उसका वेग 0 रहा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको लगाएंगे। तो देखिए रूलर मुक्त रूप से गिरता है, अतः प्रारंभिक वेग v0 बराबर 0 हो जाएगा। और चूंकि वो नीचे की ओर गिर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव में लेंगे। तो ए बराबर हमारा यही गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो -g बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रतिक्रिया काल टी आर है, देखिए वाई नहीं, ये टी आर है। आर का मतलब रिएक्शन टाइम। तो टी आर तथा इतना छोटा लिखा है समझ में नहीं आता। तो टी आर तथा तय की गई दूरी डी में संबंध। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है h बराबर v0t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। अब चूंकि वस्तु तो नीचे की ओर गिर रही है तो प्लस की जगह माइनस होगा। तो यही d बराबर, h को d लिखा है, हमने ऊंचाई लिया है, इसने दूरी उसी को व्यक्त किया है, डिस्टेंस। तो d बराबर -हाफ gt r स्क्वायर रिएक्शन टाइम है। तो टी आर बराबर ये स्क्वायर है तो पूरा जब इधर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d अपान ये g नीचे हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो पूरे का रूट हो जाएगा। तो टी आर बराबर √2d अपान g सेकेंड। तो ये सब फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गति के वही तीनों नियम पता हैं तो आप फार्मूला अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमको d 21 सेंटीमीटर दिया है और g गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो टी आर मतलब रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय हमारा 2 × d हो जाएगा 0.2, 1 अपान g 9.8 है। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 सेकेंड लगभग। थोड़ा बहुत अंतर है इसलिए लगभग का चिन्ह लगाया है। अब आ जाता है हमारा आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपेक्षिक वेग का मतलब है कि दो चीजों के वेग बीच जो वेग है उसकी तुलना करना है। तो इसको देखते हैं। आपको रेलगाड़ी में यात्रा करने तथा यात्रा के दौरान यह देखने का अवसर मिला होगा कि एक दूसरी रेलगाड़ी जो आपके ही दिशा में गतिमान है आपसे आगे निकल जाती है। क्योंकि यह रेलगाड़ी आपसे आगे निकल जाती है इसलिए यह आपकी रेलगाड़ी से अधिक तीव्र गति से चल रही है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तेज चलेगी तभी निकल पाएगी।
परंतु यह आपको उस व्यक्ति की अपेक्षा धीमी चलती दिखाई दे रही होगी जो धरती पर खड़ा होकर दोनों रेलगाड़ियों को देख रहा है। अब देखिए धीमी क्यों दिखाई देगी, क्योंकि हमारी भी गाड़ी उसी दिशा में कुछ वेग से चल रही है, तो जिस वेग से चलेगी उतना दूसरी वाली का वेग कम प्रतीक होगा, क्योंकि दूसरी दोनों एक ही दिशा में चल रही है। जैसे साइकिल से जब आप कोई साइकिल से चल रहा हो और उससे आगे निकलना हो तो वो बगल वाला साइकिल बहुत धीरे धीरे पीछे होती है। क्यों? क्योंकि वो भी तो चल रहा है, तो उतनी चाल जितनी में वो चल रहा है और आप चल रहे हैं तो पहले उसकी चाल को घटाइए, उससे ज़्यादा तेज चलेंगे तभी आगे निकल पाएंगे। तो उसकी चाल चूँकि घट जाती है इसलिए देखने में लगता है कि धीरे चल रहा है। तो चूँकि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दिशा में चल रही हैं इसलिए धीमी प्रतीत होगी। यदि धरती के सापेक्ष दोनों रेल अब हाँ, पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो व्यक्ति तो स्थिर है, वो दोनों रेलगाड़ियों को देख रहा है, तो वो तो पूरी स्पीड देख रहा है ना, इसलिए उसको ज़्यादा तेज गाड़ी चलती दिखाई देगी। तो वही कह रहा है कि जो धरती पर खड़ा होकर दोनों रेलगाड़ियों को देख रहा है उसको ज़्यादा तेज चलती प्रतीत होगी। यदि धरती के सापेक्ष दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान है तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर दोनों गाड़ियों का वेग समान है, जिसमें हम बैठे हैं बगल वाली भी उसी वेग से जा रही है, तो दोनों एक समान दूरी तय करेंगी ना, तो लगेगा कि बगल वाली गाड़ी रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है। तो वही कह रहा है कि यदि धरती के सापेक्ष दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान है तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इन अनुभवों को समझने के लिए हम आपेक्षिक वेग की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हमें आपेक्षिक वेग के बारे में समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यदि दो वस्तुओं ए तथा बी पर विचार कीजिए जो एक विमा मान लीजिए कि x अक्ष के अनुदिश औसत वेगों va तथा vb से गतिमान है। तो एक x एक्सिस मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस हो गई यहाँ पर ये, और ये y एक्सिस जैसे हम मानते थे तो इसको x एक्सिस मानते हैं, तो इसके सापेक्ष कोई वस्तु चल रही है, ये कहने का मतलब। तो मान लीजिए कि x अक्ष के अंदर औसत वेगों va तथा vb से गतिमान है दो वस्तुएं। जब तक विशेष रूप से उल्लेखित ना हो इस अध्याय में वेगों को धरती के सापेक्ष व्यक्त किया गया है। एक चीज ध्यान रखना है कि जब तक किसी को सापेक्ष न माने तो हमको यही मानना है कि वो धरती के सापेक्ष है, इसको ध्यान देना है। यदि t बराबर 0 क्षण पर वस्तु a व b की स्थितियां क्रमशः x a 0 तथा x b 0 हो, t बराबर 0 समय की बात कर रहा है, तो किसी क्षण अन्य क्षण t पर ये स्थितियां निम्नवत होंगी। अब एक क्षण जिस पर टाइम 0 है उस पर x a 0 मतलब a और b दो वस्तुएं हैं, तो a भी 0 है और b भी 0 है, x a x b मतलब दूरियां 0 हैं। अब कह रहा है विशेष क्षण पर क्या होगा। अब देखिए हमको समय दे दिया है और दूरी दे दिया है, और कोई वस्तु चलेगी तो उसमें वेग होगा, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें दूरी भी हो, समय भी हो, वेग भी हो। तो v बराबर v0 प्लस AT एक फार्मूला ये है, और h बराबर v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा है v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2AH। h हाइट है, इसी को आप h दूरी लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाया है कि x AT समय पर v0 x a 0 मतलब ये 0 है, 0 दूरी चली है, प्लस VAT मतलब वेग गुणे समय।
अब यहाँ पर देखिए, इसने जो है गति के नियम को न लेकर के इस हिसाब से लिखा है, इसको समझ लेते हैं। जैसे वेग इक्वल टू विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन मान लीजिए x है और विस्थापन परिवर्तन की दर को ही, दर का मतलब प्रति सेकंड कितना विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, उसी को वेग कहते हैं। प्रति सेकंड विस्थापन का मतलब वस्तु प्रति सेकंड कितना विस्थापित हो रही। तो अगर एक्स ए है विस्थापन, तो ये v इक्वल टू एक्स ए अपॉन टी हो जाएगा, यानी एक्स ए इक्वल टू वी टी हो जाएगा। और अगर वस्तु ए है तो ये ए के लिए एक्स ए लिखा गया, तो वी ए टी हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स ए टी यानी मतलब टी समय पर वी ए टी है, और ये एक्स ए जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जीरो समय पर विस्थापन है। जीरो समय पर विस्थापन प्लस ये वी ए टी हो जाएगा। इसी प्रकार बी वस्तु के लिए एक्स बी टी बराबर एक्स बी जीरो समय पर विस्थापन प्लस वी बी टी हो जाएगा, इस तरीके से। अतः वस्तु ए तथा वस्तु बी के मध्य विस्थापन, अब वस्तु ए तथा बी के मध्य कितना विस्थापन होगा, तो एक्स बी ए इक्वल टू बी पहले है मतलब एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी हो जाएगा। दूसरे में पहला घटेगा क्योंकि वस्तु ए तथा वस्तु बी के मध्य विस्थापन पूछ रहा है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो वही एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी हो गया। अब इसको देखते हैं। अब उस तरह जब लिखेंगे तो दोनों तरफ का होगा, तो दाईं तरफ देखिए एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो हो जाएगा, अंतिम प्रारंभिक विस्थापन माइनस अंतिम बी में अंतिम प्रारंभिक विस्थापन माइनस ए में अंतिम प्रारंभिक विस्थापन प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी हो जाएगा। ये पूरा देखें, ये एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो हो जाएगा, और एक कोष्ठक में दूसरे में एक्स बी टी माइनस एक्स बी ए टी हो जाएगा, या टी कामन ले लें, एक ही बात है, यहाँ पे कामन ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण 3.13 की हम आसानी से, ये जो 3.13 निकल के आया, ये 3.13 है, आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। तो इस समीकरण से यह मालूम पड़ता है कि जब वस्तु ए से देखते हैं, तो वस्तु बी का वेग वी बी माइनस वी ए होता है, क्योंकि ए से बी तक विस्थापन एकांक समय में वी बी माइनस वी ए की दूरी से अनवरत बदलता है। वी बी माइनस वी ए की दूरी से ये अनवरत बदलता रहता है। अतः हम यह कहते हैं कि वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष वी बी माइनस वी ए होता है। वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग वी बी माइनस वी ए होता है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसके सापेक्ष निकालना उसको पहले निकालते हैं। वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे कैसे, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। जिसका निकालना हो उसको पहले लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको बाद में। तो वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष, तो वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। अब इसी को उल्टा कर देते हैं कि वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष, तो वस्तु ए का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको पहले, तो वी ए बी लिखा। देखिए ए का निकालना है तो ए किसके सापेक्ष निकालना है, बी, तो उसको बाद में, तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। इससे यह निकलता है कि वी बी ए बराबर माइनस वी ए बी। इससे पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। देखिए वी बी ए है तो वी बी माइनस वी ए है, वी ए बी है तो वी ए माइनस ए बी है। इसका ये उल्टा है, इसका मतलब उल्टा करने के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी बी ए इक्वल टू माइनस
VAB। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर दो वस्तुओं का समान वेग से गतिमान वस्तुओं A तथा B के लिए स्थित समय ग्राफ समान वेग से गतिमान है। ये A है, ये B है। तो वेग चूंकि समान है और विस्थापन समय ग्राफ है, ये कि x का मतलब विस्थापन है, समय ग्राफ है, एक समान वेग से गतिमान है, इसलिए दोनों समांतर जा रहे हैं, कहीं अंतर कुछ नहीं है A और B में। अब देखिए आगे क्या है। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अब कुछ परिस्थितियों पर हम विचार करेंगे। ए क्या कह रहा है कि यदि VB बराबर VA हो जाए, अगर VB बराबर VA हो जाएगा यानी दूसरी गाड़ी B वाली गाड़ी का वेग A गाड़ी के बराबर हो जाए, तो VB माइनस VA बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो समीकरण 3.13 से XBT माइनस XAT बराबर XB0 माइनस XA0 ये आ जाएगा, क्योंकि VB माइनस VA बराबर 0 हो जाएगा तो ये समीकरण में ये इतना 0 हो जाएगा, तो XB0 माइनस XA0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि XB माइनस XA0 आ जाएगा। इसका आशय यह है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से सदैव स्थिर दूरी XB0 माइनस XA0 पर हैं और उनके स्थित समय ग्राफ परस्पर समांतर सरल रेखाएं, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। अभी हमने सरल रेखा वाला ग्राफ, यही ग्राफ 3.16 देख चुके हैं, तो उसी की बात यहाँ पर बता रहा। जैसा चित्र 3.16 में दर्शाया गया है, यह इस उदाहरण में आपेक्षिक वेग VAB तथा VBA शून्य है। आपेक्षिक वेग शून्य है क्योंकि VA माइनस VB 0 है। B कंडीशन क्या कह रहा है, यदि VA ग्रेटर देन VB हो जाए, अगर VA ज्यादा हो जाए VB से तो VB माइनस VA ऋणात्मक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा है और इसमें घटाएंगे तो उत्तर निगेटिव में ऋणात्मक आ जाएगा। एक वस्तु के ग्राफ का ढाल दूसरे वस्तु के ग्राफ के ढाल की अपेक्षा अधिक है। ये कहते हैं कि VB ज्यादा है VA से तो VB माइनस VA निगेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का यह हो गया कि एक वस्तु के ग्राफ का ढाल दूसरे वस्तु के ग्राफ के ढाल की अपेक्षा अधिक है। दोनों ग्राफ एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ग्राफ एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलेंगे। एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर दोनों मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि VA बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड एवं XA0 बराबर 10 मीटर है, XA0 हमारा 10 मीटर है तथा VB बराबर मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड है और XB0 40 मीटर हो, तो जिस क्षण पर दोनों वस्तु एक दूसरे से मिलती हैं वो t बराबर 3 सेकंड होगा। इसने निकाल लिए। चित्र 3.17 में कह रहा है, आप देख सकते हैं। इस क्षण में दोनों वस्तुएं XAT बराबर XBT बराबर 70 मीटर पर होंगी। जब XAT और XBT बराबर हो जाएंगे तो अगर XAT XBT बराबर है तो कह रहा है 70 मीटर पर दोनों वस्तुएं होंगी। इस प्रकार जब 3 सेकंड चलेंगी, इस प्रकार इस क्षण पर वस्तु A तथा B, इस प्रकार इस क्षण पर वस्तु A वस्तु B से आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु A का वेग ज्यादा है। इस उदाहरण में VBA बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर माइनस VAB आ जाएगा। क्यों? क्योंकि A का ज्यादा है तो VBA का मतलब B में A को घटाना है, तो A घटा दिया गया तो उत्तर निगेटिव में आ गया, ऋणात्मक आ गया, यानी माइनस VAB आ गया। VBA इतना आएगा, इसी को निगेटिव में लिख के इसको उल्टा कर सकते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि VBA बराबर माइनस VAB, तो यही इसी को निगेटिव करके VAB लिख दिया। अब देखिए इसी समीकरण को
यहाँ पर उसने दिखाया है कि असमान वेग से गतिमान वस्तुओं के स्थित समय ग्राफ जिसमें मिलने का समय दर्शाया गया है। तो देखिए 3 सेकंड बाद ये वस्तुएं एक दूसरे से मिल जाएंगी और 3 सेकंड में बाद ये दूरी कितना होगी, तो यहाँ से मिला दीजिए आप, ऐसे मिलाएंगे तो ये 60 से ज़्यादा यानी 70 लगभग होगी, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो 70 मीटर की दूरी पर 3 सेकंड में आ जाएंगी और एक दूसरे को कट करेंगे। इसके बाद देखिए ए वाला ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ये दूरी मतलब इसने ज़्यादा दूरी तय की, इसका मतलब ए ज़्यादा वेग से चल रही है इसलिए इससे आगे निकलेगा, ये कहने का मतलब। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि VA व VB विपरीत चिन्हों के हैं। मतलब अगर वेग जो है इनका VA और VB विपरीत चिन्हों के हैं, एक मतलब धन है तो दूसरा ऋण है, मतलब एक दूसरे के उल्टा दिशा में चल रहा है। उदाहरण स्वरूप उपरोक्त उदाहरणों में यदि वस्तु A स्थित XA0 बराबर 10 मीटर है, XA0 मतलब 0 से कितना दूर है तो 10 मीटर है, ये पूरा यहाँ तक 20 है, तो A यहाँ पर 10 है, 20 और 0 के बीच में। XA0 बराबर 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 0 से कितना दूरी पर है, 10 मीटर पर है, और उस समय कह रहा है कि ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा वस्तु B स्थित XB बराबर 0 बराबर 40 मीटर से, XB 40 मीटर दूरी पर है यहाँ से 0 से, और -10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना आरंभ करती है। A वाली 20 मीटर पर सेकंड से और B वाली -10 से। तो A चूंकि पॉजिटिव है इसलिए देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये धन वाले अक्ष पे, धन वाले खंड पे, और नीचे वाला हमारा ऋण खंड लिया जाता है, ये धन लेंगे, नीचे वाला ऋण। अब चूंकि देखिए B वाली कार का वेग -10 मीटर पर सेकंड, इसलिए नीचे जा करके ऋण वाले खंड में जा रही है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको भी समझते जाइए। और देखिए ये ए वाली इससे दोगुना वेग से जा रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा ज़्यादा इसमें ढाल है इसकी तुलना में इसमें दोगुना ढाल रखेंगे। बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान देंगे। वेग से चलना प्रारंभ करती है तो वे t बराबर 1 सेकंड चित्र 3.18 पर मिलती है। t बराबर 1 सेकंड, ये देखिए समय ग्राफ, समय को इस एक्सिस पे दिखाया तो t बराबर 1 सेकंड पे यहाँ पे मिल जाती है। ये वाली B वाली 10 मीटर पर सेकंड से चलती है, ये हमारी B है, ये हमारी A है, लिखा भी है यहाँ पर B और ये। तो ये 10 मीटर पर सेकंड चलती है, 20 मीटर पर सेकंड चलती है, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलती हैं। ये धनात्मक अक्ष में चलती है, ऋणात्मक अक्ष में, और 1 सेकंड में दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। तो A के सापेक्ष B का वेग, अब A के सापेक्ष B का वेग, B का निकालना है, ध्यान दीजिए। B का निकालना है तो जिसका निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं। तो VBA बराबर B का वेग A के सापेक्ष, इसको पढ़िए, A के सापेक्ष B का वेग, तो B का निकालना है तो VBA लिखेंगे। तो VBA बराबर B का हमारा -10 मीटर पर सेकंड वेग था, अब माइनस साइन लगता ही है, दूसरे का 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये सॉल्व करने पे आ गया -10 मीटर पर सेकंड। और यही VBA को हम -VA भी लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। होगा इस उदाहरण में VBA या VAB का परिमाण 30 मीटर पर सेकंड है। अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण में चिन्ह नहीं लिया जाता है, तो चाहे VAB कहें चाहे VBA कहें, परिमाण 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। वस्तु A या B के वेग के परिमाण से अधिक है, वस्तु A या B के वेग के परिमाण से अधिक है। वस्तु A
देखिए क्या कहना चाहता है, इस उदाहरण में VBA या VAB का परिमाण वस्तु A या B के वेग के परिमाण से अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे A वस्तु हमारी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी और B वाली हमारी, यहाँ नीचे ग्राफ देखें, B वाली हमारी -10 मीटर पर सेकंड से चल रही। तो एक 20 से है, दूसरी 10 से, लेकिन उनका जो सापेक्ष वेग निकल के आया वो 30 निकल के आया। जो 30 हमारा 20 से भी ज़्यादा है और 10 से भी ज़्यादा है। कहने का मतलब दोनों भी गाड़ियाँ जिस वेग से चल रही हैं उससे ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा है कि इस उदाहरण में VBA मतलब सापेक्ष वेग या VAB यानी B गाड़ी का A के सापेक्ष वेग या A गाड़ी का B के सापेक्ष वेग का जो परिमाण है 30 मीटर पर सेकंड, वो वस्तु A या वस्तु B के वेग के परिमाण से अधिक है, क्योंकि VA हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, VB हमारा -10 मीटर पर सेकंड है। तो 10 और 20 दोनों से ज़्यादा है 30। इसीलिए कह रहा है कि जो सापेक्ष वेग है दोनों गाड़ियों का, दोनों के वेगों के परिमाण से अधिक है। यदि विचाराधीन वस्तुएं 2 रेलगाड़ियां हैं तो उस व्यक्ति के लिए जो किसी एक रेलगाड़ी में बैठा है दूसरी रेलगाड़ी बहुत तेज चलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि सापेक्ष वेग तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया ना। एक 10 चल रही है, एक 20 चल रही है, तो दोनों से ये सापेक्ष वेग ज़्यादा आया। तो वही कह रहा है कि जो उस व्यक्ति के लिए जो किसी एक रेलगाड़ी में बैठा है दूसरी रेलगाड़ी बहुत तेजी से चलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिए कि समीकरण 3.14 तब भी सही होगा जब VA और VB ताक्षणिक वेगों को व्यक्त करते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि ताक्षणिक वेग का मतलब उसी क्षण का वेग। अगर उसी क्षण का वेग भी निकालें तब भी हमारा 3.14 समीकरण सही होगा। इसको ध्यान देना है। अब उदाहरण नंबर 3.9, इसको अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।